हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम लोग संधि नामक बिंदु से जब आगे बढ़ते हैं तो हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है जिससे नए नए शब्दों की रचना होती है, नए प्रयोग हम सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है उपसर्ग। देखिएगा, उपसर्ग की प्रक्रिया को समझते हैं। वैसे हम लोग बचपन से जब छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं तब से ही उपसर्ग नामक बिंदु हमें पढ़ने को मिलता है। विद्यार्थियों, इस उपसर्ग को हम लोग अच्छे से सीखें, इसका अध्ययन करें। इससे पहले इसके महत्व पर हम बात करते हैं। उपसर्ग की बात करें तो एक छोटा सा बिंदु हमारे सामने आता है कि हमारी हिंदी भाषा में एक शब्द चलता है शब्दांश। देखिएगा, यदि इस शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो इस तरीके से बनेगा शब्द धन अंश। आप सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि लागू हुई है। यदि मैं इसका विग्रह करूं, समास विग्रह करूं तो बनता है शब्द का अंश। यानी कि हम लोग यों कह सकते हैं कि उपसर्ग शब्दांश है, शब्द नहीं है, शब्द का अंश है। और जो शब्द न हो और शब्द का अंश हो उसका महत्व तो भाषा में खूब है, लेकिन उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। भाषा में किसी भी वाक्य में उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है। हमारी हिंदी भाषा में ऐसे दो शब्दांश हैं, जैसे एक उपसर्ग और दूसरा है प्रत्यय। जैसे ही उपसर्ग नामक शिक्षण बिंदु को हम समाप्त करेंगे तो फिर इसके पश्चात प्रत्यय नामक बिंदु का भी अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस शब्दांश की प्रक्रिया से जब आगे बढ़ें तो दो तीन बातें स्पष्ट हुई। मैं फिर से दोहराता हूं कि शब्दांश यानी शब्द का अंश जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, किंतु भाषा में इसका महत्व यह है कि नवीन शब्दों के साथ में जुड़ता है और नए नए शब्द क्रिएट करता है, नए शब्द बनाता है। किस प्रकार से, देखते हैं। उपसर्ग शब्द की ही रचना को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी एक उप नाम का उपसर्ग है और सर्ग यानी पास में जोड़ने से लेना चाहिए। शाब्दिक अर्थ की बात की जाए इसकी कि उपसर्ग का शब्द रूप से देखा जाए, जबकि ये शब्द है नहीं, शब्दांश है, तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए। तो हम यूँ कह सकते हैं, परिभाषा के रूप में इसे किस रूप में देखना चाहिए, तो बात ऐसे बनती है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द अथवा शब्दांश के पूर्व में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। यानी कि उपसर्ग जब किसी शब्द के या किसी शब्दांश के पूर्व में जुड़ता है, पहले आकर के जुड़ता है, उप का मतलब पास में होता है विद्यार्थियों, और पास में आकर के जब कोई उपसर्ग जुड़ता है तो उस मूल शब्द या शब्दांश के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। और बहुत बड़ी बात है कि ये परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, यानी कि वह निषेध भी कर सकता है और उसे हाँ के रूप में भी प्रयोग कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर हम लोग देखें, मेरे पास में जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, अप नाम का एक उपसर्ग है, मैं इसके दो प्रयोग कर सकता हूं। जैसे अपमान, आप देख सकते हैं कि मान का विलोम हो गया है अपमान, यानी यह अर्थ शब्द अपने आप में हीन अर्थ में प्रयुक्त होता है। और यदि हम लोग इसे इस रूप में देख लें, अप उपसर्ग को इच्छा नामक शब्द के पूर्व जोड़ दिया जाए तो शब्द बन जाता है हमारा अपेक्षा। विद्यार्थियों, अपेक्षा का मतलब है किसी से आशा रखना, किसी से अच्छाई की इच्छा रखना, इस रूप में हमें कहना चाहिए। जबकि उपसर्ग तो अब था जिसका मूल अर्थ बुरे के रूप में चलता है, हीन भावना के अर्थ के रूप में चलता है, पर ऐसा नहीं हुआ है। देखें, एक विशेष प्रकार का प्रयोग हम यूँ कर सकते हैं कि हिंदी भाषा में एक शब्द होता है हार, लेकिन किसी जैसे एक ही उपसर्ग से अनेक भिन्न भिन्न अर्थ के शब्द बन सकते हैं, वैसे ही किसी एक शब्द के साथ भिन्न भिन्न उपसर्ग का प्रयोग कर दिया जाए तो फिर नए नए भिन्न भिन्न प्रयोग हमारे सामने आते हैं। जैसे देखिएगा, आ उपसर्ग के प्रयोग से आहार यानी भोजन बन जाता है, और यदि मान लीजिए हम लोग वी उपसर्ग लगा दें, विहार, तो घूमना हो जाता है।
इसी तरीके से मान लीजिए परि उपसर्ग लगा दें तो परिहार यानी कि उसे दूर करना हो सकता है, अलग करना हो सकता है। मान लीजिए उप उपसर्ग लगा दिया जाए उपहार तो कोई भेंट बन जाता है। मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा दें प्रतिहार तो एक नया शब्द हमारे सामने आता है। यानी कि किसी एक शब्द के साथ भिन्न भिन्न उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो उस मूल शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न रूप में बदलेंगे। उसी प्रकार से एक ही उपसर्ग से भी भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द बनाए जा सकते हैं। ये बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। मेरा यह मानना है विद्यार्थियों कि उपसर्ग नामक बिंदु को अगर हम हिंदी में थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो हजारों हजार शब्द हमारे ठीक हो सकते हैं, सीखे जा सकते हैं। देखिए वर्तमान की जो हिंदी हमारे सामने चलती है इसमें उपसर्ग का जो बिंदु है वो कितने रूपों में हमें देखने को मिल सकता है या कितने प्रकार के प्रयोग हमें देखने को मिल सकते हैं। तो विद्यार्थी सबसे पहले तो तत्सम उपसर्ग की हम बात करेंगे जो संस्कृत से हमने हूबहू ग्रहण कर लिए हैं, जो संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होते थे पर आज हिंदी के शब्दों में भी वैसे ही स्वीकार किए गए, उन्हें हम तत्सम उपसर्ग के रूप में जानते हैं। दूसरी स्थिति यह बनती है कि जिसे हम कहते हैं तद्भव उपसर्ग। विद्यार्थियों इसे यों कहना चाहिए कि जो तत्सम के उपसर्ग थे वे जब उच्चारण के अंतर से भिन्न रूप में लिखे गए जबकि अर्थ नहीं बदला तो वे हिंदी के रूप में प्रयोग होने लगे। यानी कि हम इन्हें हिंदी के उपसर्ग के रूप के नाम से भी जान सकते हैं और जो तत्सम हैं उन्हें हम संस्कृत के उपसर्ग के रूप में भी कह सकते हैं जो कि तत्सम के रूप में हमारे सामने आते हैं। तीसरी स्थिति यह बनती है विद्यार्थियों, अगर हम लोग देखें तो विदेशी जो संस्कृत की भाषा से भी नहीं है, तद्भव की प्रक्रिया से भी नहीं है और हमारे देश की सीमाओं के बाहर के लोग जब यहाँ आए तो अपने साथ में अपनी भाषा लेकर के आए तो उनके उपसर्ग भी हमारी भाषा में जुड़ गए। उन्हें हमने विदेशी उपसर्ग के नाम से याद रखना चाहिए, जिसमें हम यों कह सकते हैं कि अरबी फारसी, जो अरबी फारसी का नवीन रूप इस देश में आज भी चलता है, जिससे एक नवीन भाषा हमारे सामने उर्दू के रूप में आई। या तो वे उर्दू के एग्जाम्पल हो सकते हैं या फिर अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा के भी कुछ एग्जाम्पल जब हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं तब काम में चलते हैं। यानी विदेशी उपसर्ग विदेशी शब्दों के साथ में ही प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हम हिंदी भाषा के दैनिक बोलचाल में व्यवहार में हम खूब प्रयोग करते हैं। तो इन शब्दों के बारे में इन विदेशी उपसर्ग का अध्ययन हम लोग करेंगे। आज का हमारा विषय जब हम लोग देखें कि उपसर्ग 3 भागों में है तो हमारा विषय बनता है तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग की प्रक्रिया को भी विद्यार्थियों हमें थोड़ा सा विस्तार से देखना चाहिए। एक तो बनता है मूल तत्सम। मूल तत्सम संस्कृत में 22 हैं, उन 22 उपसर्गों का प्रयोग हिंदी में देखने को मिलता है। विद्यार्थियों हमने संधि नामक बिंदु को पढ़ा है और संधि की पूरी प्रक्रिया संस्कृत के हिसाब से चलती है, अतः हम लोगों को तत्सम उपसर्गों की प्रक्रिया को संधि के साथ सीखने में बड़ा आनंद आएगा, सीखने में हमें सहायता भी मिलेगी। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2 नंबर पर अन्य तत्सम, यानी कि जो संस्कृत में शब्दांश या शब्द के रूप में चलते तो थे लेकिन संस्कृत के व्याकरण के उन मूल 22 उपसर्ग से भिन्न अन्य अनेक एग्जाम्पल भी हमें वर्तमान की हिंदी में देखने को मिलते हैं। इन्हें अन्य रूप में सीखेंगे। पहले मैं आप लोगों के सामने इन 22 मूल उपसर्गों का कथन करता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैसे मैंने इसे शब्दकोशीय वर्णमाला के वर्ण क्रम से व्यवस्थित किया है ताकि हमें याद रखने में भी आसानी होती है। जैसे मान लीजिए नंबर 1 हमारा है अ अथवा अन। विद्यार्थियों ये विकल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया, आप सब जानते हैं कि अ कहें अथवा अन कहें बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग है। हम लोगों ने जब स्वर का अध्ययन किया था तब भी इसके बारे में बात की थी और आज फिर इसके बारे में हमें कुछ नई जानकारी सीखने को मिली थी। नंबर 2 की बात करें तो अति, इसी तरीके से अधि, अनु, अप, अभी, यानी कि अ से आरंभ होने वाले 6 उपसर्ग हमारे सामने आते हैं। इसके बाद हम लोग देखें तो एक नया 7वां एग्जाम्पल अ से ही, जैसे अव, आगे बढ़ें जैसे आ, उत,
उप, ये उत की प्रक्रिया को विद्यार्थियों यहाँ मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। जो संस्कृत में उद है वो वर्तमान में उत के रूप में चलता है। इसे हमारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय भी इसी रूप में स्वीकार कर चुका है। एनसीईआरटी के सिलेबस में भी इसी रूप में चलता है। तो हमें इसे उत समझ करके ही संधि को भी पढ़ना चाहिए और उत उपसर्ग मान करके ही हमें उपसर्ग के पाठ को भी पढ़ना चाहिए, ताकि हमें समस्याएं कम आएगी। देखें, उप के पश्चात हम लोग आगे बढ़े तो हमारे पास में दुर, दुष, नी, निर, निश, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। हम लोग यदि इनकी गिनती करें तो 22 की संख्या हमारे सामने आएगी। हाँ, संस्कृत में एक अपि नाम का उपसर्ग भी होता है जो कि 22 की संख्या में रहता है, और वहाँ निषेध का उपसर्ग 22 की संख्या में जो है इसको अलग से लिया जाता है, अन्य शब्दांश के रूप में लिया जाता है। लेकिन आज अगर हम लोग अपनी हिंदी की बात करें तो अपि से बनने वाले शब्द नहीं के बराबर एकमात्र अपितु शब्द मिलता है। अतः हम लोग अपि उपसर्ग को यहाँ पर बहुत ही जो है उपयोगी न मानते हुए, अधिक उपयोगी न मानते हुए, क्योंकि इसके अधिक एग्जाम्पल हमारे हिंदी में प्रयोग नहीं होते हैं, अतः मैंने एक नंबर अ और अन के रूप में लिया है। तो आप लोग देखेंगे तो सु नामक उपसर्ग तक आएंगे तो हमारी संख्या जो है 22 के रूप में बनेगी। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 1 22। ये 22 उपसर्ग हमारी हिंदी भाषा के नवीन शब्द बनाने के लिए और संस्कृत की प्रक्रिया को सीखने के लिए विद्यार्थियों अति महत्वपूर्ण है, रामबाण साबित हो सकते हैं नए शब्दों की प्रक्रिया को सीखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा विद्यार्थियों, अगर हम लोगों को उपसर्ग समझना होता है तो हमारी कॉपी के अंदर हमें इस टाइप से काम करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ संख्या लगाएं तो 1 नंबर अ अथवा अन उपसर्ग है। इसका अर्थ हम लोग यहीं पर लिखेंगे, यानी कि यह शब्द का निषेध करता है, शब्द को विलोम बनाता है, शब्द का अर्थ विपरीत कर देता है। इस रूप में इस उपसर्ग का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अब रही बात इसके प्रयोग करने की, विद्यार्थियों समझें इस बात को कि हम लोग जब नए शब्द बनाएं और इसका प्रयोग करें तो किस प्रकार से, कब हम अ के रूप में काम करेंगे और कब हम अन के रूप में काम करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग है। मैं आपके यहाँ लिख देता हूँ अंग्रेजी में, ये वेरी इंपॉर्टेंट उपसर्ग है। सभी परीक्षाओं में इस उपसर्ग का एक एग्जाम्पल कम से कम देखने को मिलता है, एक प्रश्न हमारे सामने आता है। देखिएगा विद्यार्थियों, यदि किसी शब्द का आरंभ व्यंजन से होता है, ऐसा कोई शब्द जिसका आरंभ व्यंजन से हुआ है, तो उसके पूर्व हमें अ लगाना चाहिए निषेध के रूप में। वैसे भी देखा जाए तो अ स्वर है, यानी कि अ स्वर तभी आएगा जब शब्द का आरंभ स्वर से भिन्न व्यंजन से हो। और यदि मान लीजिए किसी शब्द का आरंभ स्वर से ही होता है तो विद्यार्थियों उसके पूर्व फिर स्वर न आकर के स्वर के साथ में एक निषेध के रूप में व्यंजन न भी आना चाहिए। ये दो बातें हमारे सामने आती है, यानी कि हम ये तय करें कि कब हमें अ उपसर्ग का प्रयोग करना है और कब हमें अन उपसर्ग का प्रयोग करना है। इस पर अनेक एग्जाम्पल परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में एक शब्द के रूप में है ज्ञ। आप सब जानते हैं इसका मतलब होता है ज्ञानी, समझदार। उस व्यक्ति के लिए इस शब्द का यानी एक अक्षरी शब्द का प्रयोग भी हम लोग देखते हैं। किंतु अगर इसे विलोम बनाना हो, मुझे अ और अन उपसर्ग के आधार पर इसे निषेध करना होता है, तो ध्यान दीजिए ये व्यंजन है और व्यंजन के पूर्व जब अ आएगा तो हमारा शब्द बन जाएगा अज्ञ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मूर्ख। यह हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए विद्यार्थियों मुझे ये ज्ञ से पूर्व उपसर्ग दे दिया जाए वि, यानी विज्ञ, विज्ञ यानी विशेष ज्ञानी, किसी विषय का ज्ञाता विज्ञ, तो मुझे इसे विलोम बनाने के लिए फिर से अ जोड़ करके लिखना चाहिए अविज्ञ। इसी प्रकार से इस ज्ञ के पूर्व यदि अभी, बहुत स्पेशली अगर हम लोग बात करें अधिक के रूप में, श्रेष्ठ के रूप में यदि अभी उपसर्ग का प्रयोग किया जाए तो हम लोगों का इसे निषेध करते वक्त थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ध्यान दीजिए इसका आरंभ अ से हो रहा है, यानी ज्ञ के पूर्व अभी उपसर्ग है, न कि भिज्ञ के पूर्व अ उपसर्ग है। इस बात को हमें देखना चाहिए, यानी कि पूरा पूरा उपसर्ग हमारे सामने आया है अभी, तो यहाँ पर हमें अन उपसर्ग का प्रयोग करना चाहिए, फिर हमें यह शब्द लिखना चाहिए अभिज्ञ। आप लोगों को देखिएगा जब अस्वर जोड़ना था तो हमने सीधा प्रयोग किया,
लेकिन जैसे ही अन उपसर्ग का प्रयोग करना था मैंने जोड़ का निशान बनाया। यहाँ बड़ी सावधानी का विषय है कि हम लोग कौन से व्यंजन में कौन सा स्वर जोड़ रहे हैं या कौन से स्वर की मात्रा को मिलाना होता है, इस बात को देखना चाहिए। तो न व्यंजन के साथ जब अ स्वर आएगा तो न व्यंजन का जो हलंत है वो वहां से हटेगा और हमारा आंसर इस तरीके से बन जाएगा अनभिज्ञ, जो कि विशेष जानकारी नहीं रखता है। इस रूप में हमें देखना चाहिए। ये एक ही शब्द से बनने वाले 6 नए शब्द हमने देखे हैं विलोम बनाने के लिए, या कुछ शब्द पर्याय के रूप में भी हो सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अब यदि हम लोग कुछ नया काम इसी पर देखना चाहें तो यहाँ पर विशेष रूप से अन उपसर्ग बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। मान लीजिए कि मुझे शब्द दिया जाए उपस्थित, तो आप सब लोगों को समझ में आ गया है कि शब्द का आरंभ स्वर से हो रहा है। शब्द को जब निषेध बनाना होता है, अ अन का प्रयोग करना होता है, तो हमें उस शब्द का आरंभिक वर्ण आराम से देखना चाहिए और फिर उसके साथ में स्वर की मात्रा भी ठीक ढंग से प्रयोग करनी चाहिए। जैसे ही देखा कि शब्द का आरंभ उ स्वर से हो रहा है तो हमें उपसर्ग अन जोड़ना चाहिए। जब हम अन उपसर्ग जोड़ेंगे तो इसका न स्वर रहित है और शब्द का आरंभिक स्वर लघु स्वर है उ, और उ की मात्रा से हमारा शब्द बन जाता है उपस्थित। देखिएगा, एक परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न पूछा गया और वो प्रश्न इस तरीके से था कि इप्सित का विलोम कौन सा है। इप्सित का विलोम कौन सा? मैं 4 एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, देखिएगा। इप्सित, दूसरा प्रयोग अदीप्सित, तीसरा प्रयोग अनिप्सित, चौथा प्रयोग देखिएगा, चौथा प्रयोग अनिप्सित। या और भी कोई प्रयोग बनाया जा सकता था, जैसे मान लीजिए चौथे को थोड़ा सा चेंज करते हैं अगर हम लोग, तो इस रूप में भी बन सकता था अभिप्सित। ये 4 एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। हमें यह कहा गया कि इप्सित शब्द का निषेध कीजिए, यानी इसका विलोम बनाइए, और जब विलोम बनाएंगे निषेध के माध्यम से तो हमें उस शब्द का आरंभिक वर्ण देखना चाहिए, और इप्सित शब्द का आरंभिक वर्ण दीर्घ ई स्वर है, और जब स्वर है तो हम उसके पूर्व अन उपसर्ग लगाएंगे, और जैसे ही इसके पूर्व हम अन उपसर्ग लिखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस न के साथ में जैसे ही ये दीर्घ ई स्वर आएगा तो हमारा एग्जाम्पल आंसर नंबर 3 बनेगा अनिप्सित, जो इच्छित नहीं है, जो इप्सित नहीं है। ये तो बना इस पर आधारित एक नया प्रयोग। देखिएगा, इस प्रश्न के अतिरिक्त भी कुछ खास एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। देखिएगा, इस पर बहुत ज़्यादा काम है। इस एक ही उपसर्ग को अगर हम अच्छे से समझते हैं, निश्चित रूप से एक प्रश्न परीक्षा में यहाँ से बनता है। देखें, जैसे शब्द दिया गया ईश्वर, तो आप सब समझ गए हैं इसका विलोम बन जाएगा अनीश्वर। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे एक एग्जाम्पल दे दिया गया है अंत, तो इसका निषेध करते बनता है अनंत। यदि शब्द दे दिया जाए आदि तो आपका आंसर बन जाएगा अनादि। विद्यार्थियों, इसी तरीके से अगर हमें शब्द दे दिया जाए रित, मैं देखिए इसका अर्थ लिखता हूं। रित का मतलब होता है सत्य, यानी कि हमें कहना है असत्य। देखिए, स व्यंजन है इसलिए अ जोड़ेगा, लेकिन रित शब्द की बात की जाए तो रित का री स्वर वर्ण है, और री स्वर के लिए अन उपसर्ग का प्रयोग करने से अन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, न व्यंजन के साथ री स्वर का प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से लगेगा। ये बात आप लोगों को आरंभिक कक्षाओं में मैंने बहुत अच्छे से समझा दी गई है। तो हमारा आंसर बना है अनृत। अब परीक्षा में इस उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामने आते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसकी बात करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है मेरे पास में अधिकार, तो इसका मुझे निषेध करना है, विलोम बनाना है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, शब्द का आरंभ हो रहा है अ से, और जब शब्द का आरंभ अ से हो रहा है तो उपसर्ग लगेगा अन, और अन उपसर्ग के साथ जब मैं अधिकार शब्द का प्रयोग करूंगा मेरे विद्यार्थियों, तो इसका प्रयोग इस तरीके से बनेगा अ न दी
कार। आप सब लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग अभ्यास इतना गलत कर चुके हैं कि अनाधिकार हमारे मुख से निकलता है। अन्य अनेक स्थानों पर, पुस्तकों में, प्रिंट मीडिया के अखबार में भी कभी छप जाता है, कभी किसी ऐड में देखने को मिल जाता है, व्यक्ति प्रयोग कर देते हैं अनाधिकार, जबकि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो अनाधिकार न हो करके अनधिकार होता है। आप खुद ही देख सकते हैं अनाधिकार कैसे बनेगा। जब अ स्वर जोड़ा जाएगा न में, अ की मात्रा लगेगी न व्यंजन के साथ में, तो ना की स्थिति नहीं बनेगी। इसके जैसे ही एक एग्जाम्पल और है अधिकृत। अधिकृत के साथ में भी जब अन उपसर्ग लगता है तो मेरे विद्यार्थियों आन स्वर अनाधिकृत न हो करके अनधिकृत एग्जाम्पल ही आना चाहिए। ये तो था इस उपसर्ग को प्रयोग करने की दृष्टि से। दो एग्जाम्पल मैं देखिएगा स्टार प्रयोग करता हूँ, ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम लोगों का अभ्यास इतना जल्दी रहता है कि हम लोग अनधिकृत को ढंग से न देख करके या अनधिकार को ढंग से न देख करके कुछ और कराते हैं। थोड़ा सावधान रहना चाहिए। देखें, अब यदि मान लीजिए कि हमें परीक्षा में इस रूप से प्रश्न दे दिया जाए इस उपसर्ग पर आधारित, और कहा जाए कि अनुर्वर में उपसर्ग अलग कीजिए, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अनुर्वर से हमें उपसर्ग को अलग करना है। विद्यार्थियों, यहाँ पर अनुर्वर का मतलब होता है जो उपजाऊ नहीं है। इसका मतलब जो उपजाऊ है वो शब्द पहले हमें देखना चाहिए और उसके रूप में काम करता है उर्वर। और ये भी पता चल गया कि यहाँ निषेध हुआ है। हमारी हिंदी में एक उपसर्ग अ है, एक अन्न है, एक अनु है, तो यहाँ अनु उपसर्ग की भ्रांति हो सकती है किसी को। इस बात से दूर होने के लिए जैसे ही हम इस अन्न उपसर्ग को अलग करते हैं और उ स्वर से अलग करते हैं तो हमारा मूल जो शब्द जिसे निषेध किया गया वो हमारे सामने आता है, उर्वर यानी उपजाऊ। और जो उपजाऊ नहीं है अर्थात अन उर्वर, जो कि हमारे सामने बना हुआ है। ये तो था विद्यार्थियों अ और अन उपसर्ग पर किया गया काम। इससे आगे बढ़ते हैं और नए रूप के सामने नई बातें हम लोग देखते हैं। देखिएगा, ये जो 22 उपसर्ग आए थे इनमें से करीबन 9 उपसर्ग की एक विशेष प्रक्रिया थी जो मैं आपके सामने रखता हूं। वैसे तो इस उपसर्ग की प्रक्रिया को अगर हम पुस्तक के रूप में देखेंगे तो 1 से 22 सीक्वेंस के रूप में चलेंगे, लेकिन हमारे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जिन उपसर्गों में प्रक्रियाएं एक जैसी होती है जुड़ने की, उनको हम एक साथ पढ़ेंगे। और उस रूप में मेरे पास में जो अगला उपसर्ग आता है 2 नंबर, वो होता है अति। इस अति उपसर्ग का जब हम अध्ययन करेंगे उससे पहले एक बात को हम इस रूप से सीख लेते हैं कि हमारे पास में 7 उपसर्ग ऐसे होते हैं जिनका अंतिम स्वर जो है ऋस्व ई के रूप में, और 2 उपसर्ग ऐसे होता है जिसका अंतिम स्वर वर्ण ह्रस्व ऊ के रूप में होता है। ये बात हम लोग वैसे दीर्घ स्वर संधि के आरंभ में भी सीख चुके हैं। देखिएगा, जो है ह्रस्व ई के रूप में हमारे पास में पहला उपसर्ग अति है, अति के बाद में अधि है, तीसरा उपसर्ग अभि है, फिर नी, परि, प्रति और वी। ये 7 ऐसे उपसर्ग हैं। अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो इसका अंतिम वर्ण ईश्वर है। मेरे विद्यार्थियों, इन 7 उपसर्ग से बनने वाले शब्द एक जैसी प्रक्रिया से बनेंगे। ऐसा सीखने से हम इन 7 उपसर्गों का भली भांति प्रयोग दृष्टि को थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं। 2 उपसर्ग ऐसे हैं जिसका अंतिम वर्ण ऊ स्वर से होता है, जैसे कि एक तो है हमारे पास में अनु और दूसरा है हमारे पास में सु। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, अति उपसर्ग से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, पर हमारे दिमाग में ये बातें रहनी चाहिए कि इन 7 और 2 उपसर्गों की स्थिति एक जैसे चलेगी, जुड़ने का तरीका एक जैसा रहेगा। पुस्तकीय ज्ञान की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ उपसर्ग का उल्लेख होता है, फिर उपसर्ग का अर्थ लिखा होता है जिस अर्थ में वो जुड़ता है प्राय देखा जाए तो, और फिर कौन कौन से शब्द बनेंगे उनकी एक लिस्ट हमारे सामने होती है। पर हमें यह नहीं बताया होता है कि वो शब्द बना कैसे है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह रहेगा कि हम नवीन शब्द की रचना कैसे करते हैं। देखिएगा, अति का शाब्दिक अर्थ होता है अधिक। अब ये अधिक की प्रक्रिया कहाँ लागू होगी? यदि किसी अच्छे शब्द के साथ जुड़ेगा तो भी उसको अधिक कर देगा, और यदि किसी हीन या बुरे शब्द के साथ जुड़ेगा तो उसके अर्थ को भी वह अधिक कर देगा। इस बात को हमें समझना चाहिए। देखें, यदि हम अति उपसर्ग का अच्छे से अध्ययन करें तो इसका अंतिम वर्ण ईश्वर है। देखिए, इस उपसर्ग पर आधारित एक प्रश्न बनाते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जा सकता है। हमें यह कहा गया है कि किस एग्जाम्पल में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें अति उपसर्ग का प्रयोग
नहीं हुआ है, हम 4 ऑप्शंस आपके सामने रखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है अतीत, दूसरा है अतिथि, तीसरा एग्जाम्पल है अत्यंत, और चौथा एग्जाम्पल है मेरे विद्यार्थियों अतिरिक्त। ये 4 जो ऑप्शंस हमारे सामने बने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और प्रश्न कितना सामान्य है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन 4 बिंदुओं में से, इन 4 ऑब्जेक्टिव में से ये एग्जाम्पल बताना है जिसमें अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। विद्यार्थियों हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इनके अर्थ की दृष्टि में कैसा प्रयोग हो रहा है। अतीत यानी कि जो इतना पहले हो गया है, जो बीत गया है, इत हो गया है, उसे हम अतीत कहते हैं। अत्यंत, अंत यानी अंतिम, अति यानी बहुत ही पहले का, जो या बहुत ही कम के रूप में अत्यंत है। अतिरिक्त जो हमारे पास है उससे भिन्न और कौन सी प्रक्रिया है वो अतिरिक्त कहलाता है। और अतिथि अगर आप लोग देखें तो ये शब्द निषेध करता है, ये कहता है जिसकी तिथि तय नहीं हो, जिसका समय, जिसका दिन निश्चित नहीं हो, उसे हम अतिथि कहते हैं। विद्यार्थियों यहाँ अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पर मूल शब्द के रूप में तिथि है और उपसर्ग के रूप में अ है, यानी कि आपका आंसर बनता है 2 नंबर। देखिएगा मैं इसी प्रश्न को और थोड़ा सा अगर बदलने का प्रयास करूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वैसे तो देखो चारों ही शब्दों में अ से शुरुआत हो रही है, लेकिन 2 नंबर ही फिर से आंसर आएगा जिसमें अ उपसर्ग है। यानी एक बात तो यह बनी कि किसमें अति उपसर्ग नहीं है, एक बात यह बनती है कि किसमें अ उपसर्ग है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन 4 में से वो कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें एक भिन्न उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अर्थात 3 में तो आंसर एक जैसा आएगा, 3 में उपसर्ग एक जैसा है, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कोई और भिन्न टाइप का उपसर्ग प्रयोग हुआ है। यानी कि ऑप्शन वो के वो, वहीं के वहीं आंसर हमेशा ही 2 नंबर ही बन रहा है, लेकिन प्रश्न को कितने ही तरीके से पूछा जा सकता है। हमें इस बात की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं कुछ नए प्रयोग की दृष्टि से। देखिएगा जब भी हम अति उपसर्ग की बात करेंगे या इन 9 उपसर्ग की बात करेंगे तो विद्यार्थियों नवीन शब्द बनने की प्रक्रिया 4 तरीके से हमारे सामने आएगी, इस बात को गौर कीजिएगा। और ये जब 4 बातों से अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो ये आप लोगों के अतीत, अत्यंत कैसे बना, ये प्रश्न भी हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। से मान लीजिए सबसे पहला प्रयोग तो बनेगा संयोग। जिन उपसर्ग वर्णों के अंत में स्वर हो, ई और उ, उसमें पहली प्रक्रिया संयोग। मैं स्पष्ट कर दूं कि हिंदी के ही नहीं विदेशी उपसर्गों की बात की जाए तो संयोग की प्रक्रिया सभी उपसर्ग में देखने को मिलेगी। जैसे हमारा पहला उपसर्ग अ और अन था, उसमें एक केवल और केवल एक मात्र प्रयोग हमें वहां पर मिला, वो था संयोग, यानी कि संधि की प्रक्रिया वहां पर लागू नहीं हुई थी। लेकिन अति उपसर्ग में संधि की बात होती है, और जब संधि होती है तो नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि भी बनेगी और नंबर 2 यण संधि भी बनेगी। आप सबको पता होना चाहिए अगर समान स्वर आएगा तो दीर्घ स्वर संधि बनेगी, और ई के पश्चात जब भिन्न स्वर आ जाएगा तब सदैव यण संधि बनेगी। तो स्वर संधि के 2 प्रयोग आएंगे, दीर्घ और यण। यानी कि इन 9 उपसर्ग के साथ में अगर संधि की बात की जाए तो 2 टाइप की संधि होगी। स्वर संधि की भिन्नता की दृष्टि से देखा जाए तो दीर्घ और यण स्वर संधि। और जो अंतिम चौथा बिंदु जो बनेगा उसमें विद्यार्थियों व्यंजन संधि की प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि स्वर के पश्चात व्यंजन हो तो व्यंजन संधि भी होती है। तो कुछ एग्जाम्पल जो हैं इन उपसर्गों में हमें देखने को मिलेंगे व्यंजन संधि के भी। देखें प्रयोग करते हैं। संयोग की स्थिति बनती है तो हमारे पास में शब्द बनता है अतिरिक्त, अतिशय, अतिक्रमण, और भी कोई शब्द हो सकता है, बनाए हो नहीं सकता है, होते हैं, बनाए जा सकते हैं, पर हमें इस प्रक्रिया को समझना चाहिए, यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरी स्थिति अगर हम दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो जैसे अति धन इत, जो कि एक प्रयोग हमने थोड़ी देर पहले किया था, अतीत। इसी तरीके से अगर हम लोग लिख दें ऐसे अति धन इंद्रिय तो हमारा शब्द बनेगा अतीन्द्रिय, और भी कोई शब्द बनाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया बनती है इसमें यण संधि, और ऐसे उपसर्गों में यण संधि के एग्जाम्पल बहुतायत में देखने को मिलते हैं। जैसे देखिएगा हमारा जो ये 3 नंबर प्रयोग यण संधि है, मान लीजिए मैं आपके सामने लिख देता हूं अति धन अंत और कहता हूं कि अंत शब्द के साथ में अति उपसर्ग जोड़िए, अति उपसर्ग का प्रयोग कीजिए, तो विद्यार्थियों यहां पर संधि की प्रक्रिया लागू होगी और संधि की प्रक्रिया से आपका आंसर आएगा
अत्यंत। मैं फिर से यण संधि की बात को समझाता हूं। ईश्वर के पश्चात ईश्वर न आए यानी कि सजातीय अथवा सवर्ण न आए तो वहां पर यण संधि होती है, और यण संधि में ई जो होता है वो य व्यंजन में बदलता है, उ व व्यंजन में बदलता है, और रीश्वर र व्यंजन में बदलता है। एक नंबर की प्रक्रिया से जो ईश्वर है वो ईश्वर जब य में बदलता है तो इसके पूर्व जो व्यंजन था वो स्वर रहित हो जाता है, और य के साथ में अगले शब्द का आरंभिक स्वर जोड़ने से यह स्वर सहित होकर के शब्द बना है अत्यंत। देखिएगा, ऐसे ही अगर मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख देता हूं, अत्युक्ति, और कहा जाए कि इसमें उपसर्ग को अलग कीजिए विद्यार्थियों, तो देखिए यण संधि विच्छेद की प्रक्रिया को लेते हुए हमने शब्द लिखा है उक्ति, और हमारा उपसर्ग बन गया है अति। ऐसे खूब सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। अत्याचार है, अति आवश्यक है, और भी खूब सारे प्रयोग यहाँ पर, अत्यल्प है, और भी अनेक शब्द ढूंढे जा सकते हैं। व्यंजन संधि की बात करते हैं विद्यार्थियों, तो मैं अगर लिख देता हूं अति धन छाया, आप लोगों को छ संबंधी नियम याद आना चाहिए। छ से पूर्व अगर स्वर आता है तो छ और स्वर के मध्य में च व्यंजन का आगम हो जाता है। एक प्रयोग ऐसे हम लोग बना सकते हैं। हाँ, भाषा में इस प्रकार के शब्द का प्रयोग ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस प्रकार से नया शब्द क्रिएट किया जा सकता है, रचना की जा सकती है। विद्यार्थियों, ये तो था आज का हमारा महत्वपूर्ण अति उपसर्ग, और अति उपसर्ग से फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम वर्णमाला के क्रम से ही आगे बढ़ने का प्रयास करें तो देखिएगा, अ, अन, अति, त, थ, द, ध, न, यानी कि अधि, तो हमारा अगला उपसर्ग जो है क्रम के अनुसार से अधि आता है। अधि उपसर्ग शब्द को अधिक बना लेता है, विशेष बना लेता है। देखिएगा, तो हमने प्रयोग किया है उपसर्ग अधि, शब्द को ये अधिक रूप में काम करता है। कुछ स्थितियों में ये शब्द को श्रेष्ठ भी बना सकता है, कुछ स्थितियों में ये शब्द को यूं कहें तो तानाशाही के रूप में प्रयोग करते हुए बहुत ज़्यादा के रूप में भी काम करता है, कभी शब्द को अच्छा भी बना देता है। देखिएगा, अधि उपसर्ग में भी सेम प्रक्रिया हमारे सामने रहेगी। इसका अंतिम वर्ण ईश्वर है। यदि मैं इससे शब्द बनाने की कोशिश करूं तो 4 प्रकार के शब्द बनेंगे। यहाँ तो व्यंजन संधि के भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। देखिए जरा, संयोग की स्थिति में अगर हम लोग देखें तो अधिकार, अधिनायक, आपने सुना हो तो कभी तानासा बनता है, अधिशेष, अधिगम, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है रेट वालों के लिए, ये जो शिक्षक बन रहे होते हैं उनके लिए, सबके लिए भी महत्वपूर्ण है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखने का आज अर्थ अगर देखा जाए तो है हमारे बिहेवियर में चेंजेस होना, यानी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना। देखिएगा, दीर्घ स्वर संधि, अधीन, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अशुद्ध रूप देखने को मिल जाता है आधीन, अ के स्थान पर आ बोल देते हैं, स्वाधीन से आधीन, नो, स्व और अधीन से स्वाधीन, दीर्घ स्वर संधि बनती है। यदि इनमें अलग देखें तो ये अधिधन इन इस रूप में होना चाहिए। देखें, इसी तरीके से अधीक्षक, अधिधन इक्षक, और इसी इक्षक से ईक्षण की प्रक्रिया बनाई जा सकती है, अधीक्षण। ऐसे प्रयोग हमारे सामने आ सकते हैं। एक आध एग्जाम्पल और भी बनाया जा सकता है। यण संधि की बात की जाए विद्यार्थियों तो देखिएगा, अध्याय, अध्येता, अध्यूढ़ा, अध्यूढ़ा, लो बड़ा अच्छा सा शब्द आया। देखिए, वन वर्ड के रूप में पूछा जाता है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में पूछा जाता है, ठीक है ना। जिस पत्नी का पति, यानी कि जिस महिला के रहते हुए, जिस स्त्री के रहते हुए उसका पति दूसरी शादी कर लेता है, उसे अध्यूढ़ा कहते हैं। देखें, नए शब्द बना लेते हैं। अध्यादेश, एक सरकारी विशेष आदेश, और भी खूब सारे शब्द यहाँ पर हमें यण संधि के रूप में देखने को मिलते हैं। अभ्यास, देखें, हम लोग विशेष रूप से बात करते हैं व्यंजन संधि की, और जब व्यंजन संधि की बात करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल आता है, जैसे अधिष्ठाता। हमने व्यंजन संधि के उत्तरार्ध में इस शब्द को देखा था, अधिधन स्थाता, या फिर अधिष्ठित, अधिधन स्थित। ये प्रक्रिया हमारे सामने आती है अधि उपसर्ग के रूप में। फिर से मैं दोहराता हूँ,
पहली स्थिति संयोग में है, दूसरी स्थिति दीर्घ स्वर संधि, तीसरी यण संधि और चौथी व्यंजन संधि। आज के हमारे उपसर्ग की इस प्रक्रिया के 3 उपसर्ग पूरे हुए। देखें हम लोग अगर चौथे उपसर्ग की बात करें, अधि के बाद में उपसर्ग आता है अनु। अनु का मतलब होता है छोटा, या अनु का मतलब होता है अनुकरण करना, पीछे चलना, इंग्लिश में कहें तो फॉलो करना। इस रूप में ये अनु उपसर्ग काम करता है। अनु उपसर्ग का भी अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो देखेंगे इसका अंतिम वर्ण स्वर है और ऊ स्वर है। स्वर होने से स्वर संधि होती है और ऊ स्वर होने से 2 प्रकार की संधि होती है, एक दीर्घ और एक यण। देखें प्रयोग करते हैं। पहला संयोग स्थिति में, जैसे अनुकरण, अनुभव, अनुमान, अनुनय, खूब सारे एग्जाम्पल बनते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल उपसर्ग की प्रक्रिया में सभी उपसर्ग में देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर वैसे भी बहुत सारे। यदि अपन दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट उपसर्ग प्रयोग आपके सामने आता है, अनुधन उदित। विद्यार्थियों, बहुत कम एग्जाम्पल दीर्घ स्वर संधि में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो हम लोग अति उपसर्ग से ही क्यों न देखें। और यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनता है अनुदित। हाँ, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अन उपसर्ग की भ्रांति हो सकती है, हमें इस बात को देखना चाहिए। यण संधि की बात करें तीसरी स्थिति के रूप में, देखिएगा संयोग, दीर्घ और यण। तो हमारे पास में अन्वय यानी कि अनुधन आए। इसी तरीके से अन्वीक्षा, अनुधन ईक्षा। देखिएगा अन्वेषण, विच्छेद करके देखते हैं, अनुधन ऐषण। ये सभी प्रयोग यण संधि के हैं। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं अनुधन एक सा प्रयोग हमारे सामने आएगा। और भी कुछ एग्जाम्पल सामने लाए जा सकते हैं जो कि यण संधि से संबंधित होते हैं। अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक बनेगा। हाँ, अनु उपसर्ग के साथ व्यंजन संधि के एक से अधिक एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं, जैसे अनुधन छेद। आप लोगों के मुख पर सीधा आंसर आया होगा अनुच्छेद, च का आगम हुआ है। यदि हम लोग इसको इस रूप में भी लिख दें, अनुधन, देखिएगा अनुधन संग, तो दंत्य का मूर्धन्य में परिवर्तन होकर के हमारा आंसर अनुषंग बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, यदि हम लोग कहें कि अनुधन स्थान लिख दिया जाए तो हमारा आंसर बन जाता है अनुष्ठान, जिसका हमने व्यंजन संधि के अंतिम नियम के आसपास हमने इस नियम को पढ़ा था। ये व्यंजन संधि का एक विशेष प्रयोग हमारे सामने आया। देखिए 3 भिन्न भिन्न प्रयोग हमने आपके सामने रखे हैं। च का आगम, दंत्य का मूर्धन्य परिवर्तन। देखिए इस स्वर से इस दंत्य का मूर्धन्य परिवर्तन, इस मूर्धन्य से थ का ठ में परिवर्तन। ये एक विशेष प्रक्रिया हमारे सामने चलती है। देखें आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग की प्रक्रिया का हमारा अगला उपसर्ग जो है 4 के बाद नंबर 5। देखें अनु के बाद में उपसर्ग बनता है अति, अधि, अनु और अप उपसर्ग। अप उपसर्ग अपने जिस शब्द के साथ जुड़ता है उसे हीन कर देता है, और एक आध ऐसा एग्जाम्पल भी होता है जिसको अच्छा कर देता है। यानी कि अप उपसर्ग अपने मूल स्वरूप में अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों, इसका अंतिम वर्ण अ स्वर है। यहाँ पर संयोग की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है, दीर्घ स्वर संधि हो सकती है, गुण संधि हो सकती है, वृद्धि संधि हो सकती है। लेकिन मेरे भाइयों, यहाँ पर हमें एक भी एग्जाम्पल यण संधि का नहीं मिलेगा, क्योंकि यण संधि के लिए हमें ई और ऊ स्वर की आवश्यकता होती है, और व्यंजन संधि का एग्जाम्पल भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। यानी ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। देखते हैं कैसे प्रयोग बनता है। जैसे अपमान, अपयश, अपकार, अपव्यय, अपराध। देखिए अपचय, अपशब्द, खूब सारे प्रयोग इसके किए जा सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमने दीर्घ स्वर संधि के अपवाद के रूप में पढ़ा था, अपधन अंग।
यानी कि ये अ और अ से आ बनना चाहिए था, लेकिन वो प्रक्रिया लागू नहीं होगी यहाँ पर, और हमारा एग्जाम्पल सीधा सीधा अपंग ही रहेगा। हमें इस बात को फिर से दोहराना चाहिए, याद रखना चाहिए। देखें, एक एग्जाम्पल हमारे पास में गुण संधि का भी इससे मिलता है, और वो है अपधन इक्षा। जैसे अ और ई से ए बनना चाहिए, तो हमारा एग्जाम्पल बनेगा अपेक्षा। विद्यार्थियों, जोड़ना अब हमारे लिए आसान हो जाता है तब जब हम संधि का प्रयोग अच्छे से सीख चुके होते हैं। संधि की प्रक्रिया जब हमें मालूम होती, तो नए नए शब्दों को बनाने में हमें कहीं आपत्ति नहीं होती है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रयोग था हमारे पास में अप उपसर्ग का। अप उपसर्ग से आगे बढ़ते हैं, तो इसी प्रक्रिया में हमारे पास में अगला उपसर्ग आता है अभी। विद्यार्थियों, इसका मतलब सामने होता है या विलोम भी होता है, और कुछ अर्थों में यह शब्द को अच्छा भी बना लेता है। किस शब्द के साथ में अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इस बात से इसके अर्थ का काफ़ी कुछ लेना देना होता है, हमें समझना चाहिए। देखें, इस अभी उपसर्ग का अंतिम स्वर भी ई वर्ण है, और अगर ई स्वर के हिसाब से देखें तो नए प्रयोग हमारे सामने ऐसे आएंगे। सबसे पहला प्रयोग संयोग, जैसे अभिनय, जैसे अभिनेता, अभिभाषण। देखिएगा, विशेष राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया भाषण अभिभाषण कहलाता है। देखें, इसी तरीके से अभिराम, ओह सुंदर, बहुत अच्छा बन जाता है इसका मतलब। इसी के साथ देखा जा सकता है अभिलाषा, यानी कि हमारी इच्छा। देखें, देखिएगा, ये तो थे इसके संयोग के प्रयोग। संयोग में और भी बहुत सारे प्रयोग बनाए जा सकते हैं। चलिए, दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं। तो इस तरीके से बनता है दीर्घ स्वर संधि के प्रयोग। यहाँ पर दो बड़े शब्द देखने को मिलते हैं। अभीष्ट, देखिए गणितीय भाषा में ये गणित की प्रक्रिया में इसको प्रयोग होता है। अभि उपसर्ग और इष्ट, इष्ट यानी हमारी इच्छा से जिसको हमने चाहा है, अभीष्ट। इसी तरीके से अभीप्सा, इत प्रत्यय लगाएंगे तो अभीप्सित बन जाएगा, वो इप्सा से इप्सित बनेगा। प्रत्यय प्रयोग न करते हैं फिलहाल हम लोग। देखिएगा तो सीधा इसका संधि विच्छेद बनेगा अभिधन इप्सा। हाँ, ये जरूर ध्यान देना चाहिए, इष्ट लघु स्वर, इच्छा लघु स्वर, लेकिन इप्सा दीर्घ स्वर, इक्षा दीर्घ स्वर। कहाँ पर ई स्वर दीर्घ आ रहा है आरंभ में, और कहाँ पर ई स्वर लघु आ रहा है आरंभ में, इस बात को हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। देखें विद्यार्थियों, इसी अभी उपसर्ग के साथ में अगर हम लोग आगे बढ़ें, तो यहाँ पर बहुत बड़ी जानकारी हमारे सामने यण संधि के रूप में आएगी। मैं यण संधि के कुछ प्रयोग आपके सामने रखता हूँ। देखिएगा, यण संधि प्रयोग अगर हम लोग इस अभी उपसर्ग के साथ देखें, तो शब्द बना जैसे अभ्यास, अभिधन आस, अभ्युदय, अभिधन उदय, अभ्यागत, अभिधन आगत। देखिएगा, इसी तरीके से अभ्यस्त, अभिधन अस्त, और भी नए शब्द बनाए जा सकते हैं। हम लोग जैसा शब्द मिलेगा और शब्द का जैसा आरंभिक स्वर होगा, उसी रूप से य के साथ में स्वर का प्रयोग होकर के नया शब्द क्रिएट होगा। देखिए, अब विशेष जानकारी यह कि अभी उपसर्ग के साथ व्यंजन संधि का एक एग्जाम्पल जो अभी मैं लिखते हुए छोड़ दिया मैंने, आप सब जानते हैं, वो है अभिधन शेक। देखिएगा, ई स्वर के पश्चात दंतीय व्यंजन आएगा तो मूर्धन्य में बदलेगा, और ये इस तरीके से हमारे सामने आएगा। अभिषेक का मतलब होता है किसी को तिलक करना, सम्मानित करना, वंदन करना, ये अभिषेक के रूप में। जैसे हम कहते हैं कि शिव अभिषेक, तब हम भगवान शिव के मस्तक पर जल या दूध चढ़ाते हैं, उसे हम लोग अभिषेक कहते हैं, यानी कि मस्तक पर तिलक करना, कुछ लगाना। देखिएगा, नए प्रयोग हमारे सामने। अगर हम लोग अभी उपसर्ग से आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि वर्ण क्रम को मैंने ध्यान दिया है, और वर्ण क्रम की स्थिति को देखा जाए तो इसके बाद का जो हमारे पास में उपसर्ग आता है वो है अव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट उपसर्ग है अव। शब्द को अच्छा भी बना लेता है, और शब्द के अर्थ को ये जो है हीन भी कर लेता है, यानी उस शब्द के अर्थ को ये विलोम भी बना लेता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन जैसे अप उपसर्ग का अंतिम वर्ण अस्वर था,
वैसे ही अव उपसर्ग का अंतिम वर्ण भी अस्वर है, अर्थात हमें यहाँ पर संयोग के एग्जाम्पल ज़्यादा मिलेंगे। दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल हो सकता है, कोई गुण संधि का भी बन सकता है, लेकिन यण संधि का प्रयोग और व्यंजन संधि के प्रयोग हमें यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। यण संधि का तो संभव ही नहीं है। देखें संयोग स्थिति, जैसे अवतार, अवसर, अवरोध, अवमानना, इसी तरीके से अवज्ञा, इसी तरीके से अवलोकन। देखिएगा अवघड़ एक बड़ा अच्छा सा तद्भव के रूप में बनता है। अवघड़ एक ऐसा शब्द हमारे सामने आ जाता है। संयोग के बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। देखेंगे अगर कोई संधि का एग्जाम्पल बनता है तो जैसे अवधन अंतर, एक ऐसा शब्द भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, अवांतर। हाँ, गुण संधि का या वृद्धि संधि का कोई उदाहरण अव उपसर्ग के साथ में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ संयोग की प्रक्रिया में खूब सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। अगर मैं लिख देता हूँ अवकाश तो भी अव उपसर्ग से ही बनेगा। खूब सारे प्रयोग हमारे सामने आते हैं। हाँ, एक बात से हमें सावधान रहना चाहिए कि इन शब्दों की शुरुआत भी अ से हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं इसके पश्चात साथ में व भी है, और जैसे ही अव उपसर्ग को अलग करते हैं तो एक नया शब्द हमारे सामने दिखाई देता है। और यदि मान लीजिए अ को अलग कर देते हैं तो शब्द व से आरंभ होती हुई स्थिति में दिखेगा नहीं, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर उपसर्ग अ है या अव है। जैसे अगर हम लोग इसको ही देख लें, मान लीजिए इसी शब्द को देखा जाए, अवतार को, तो इसके पूर्व अगर मैं अ को हटा करके देखूं तो मुझे शब्द अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ऐसा भाषा में कभी प्रयोग भी नहीं किया, और अर्थ की दृष्टि से भी यह शब्द कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों, ये तो था अव उपसर्ग का प्रयोग। इससे आगे बढ़ते हैं और नए उपसर्ग की बात करते हैं, तो हमारे सामने अव के बाद में आता है आ। हिंदी भाषा का और संस्कृत का ये बड़ा इंपॉर्टेंट उपसर्ग है आ, यानी कि मूलतः इसका अर्थ या तो होता है से या फिर होता है तक। यानी से का मतलब होता है आरंभ और तक का मतलब होता है पर्यंत। पर्यंत यानी कि अंत, एंडिंग, लास्ट पॉइंट तक, यानी कि से तक की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती। इन दोनों ही अर्थों को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले संयोग की स्थिति में प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आ जन्म, तो अर्थ बन गया जन्म से लेकर, उस समय से। और अगर हम लोग लिख देते हैं आ मरण, तो अर्थ बनता है मृत्यु तक। ये हमें देखना चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त अनेक एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे आकार, आयोग, आचार, आहार, आमरण, आभरण, देखिए आदेश, आकाश, है ना, आलोचना। हाँ, ये एग्जाम्पल संयोग के थे। और भी बनाए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आ उपसर्ग से देखने को मिलते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। देखिए आधनकार, आधन योग, आधन चार। हाँ, इसका ज़रा ध्यान देना है, ये आ की मात्रा से आचार है, यानी कि हमारा आचरण है। आहार यानी भोजन है, ठीक है ना। आभरण, आदेश, आकाश, आलोचना, और भी अनेक एग्जाम्पल। देखिए संधि का एक एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें मिलता है, व्यंजन संधि का। हाँ, स्वर संधि का कोई भी प्रयोग आ स्वर के साथ नहीं हो सकता है। यदि किसी के मन में आता है कि दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल मिल जाए, तो विद्यार्थियों आ और आ मिलकर के आ ही रहेगा, तो हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि इसके साथ में आ उपसर्ग है या नहीं है। चलिए, व्यंजन संधि का एक एग्जाम्पल आधन छाधन, जिसको हमने व्यंजन संधि में भी पढ़ागा। बहुत सारे एग्जाम्पल जो हमने संधि में पढ़े हैं, उन्हीं की पुनरावृत्ति हमें उपसर्ग के रूप में देखने को मिलेगी, जिससे हमारा ज्ञान स्थायी होता है। देखें तो च वर्ण का आगम होगा और हमारा आंसर हो जाएगा आच्छादन। ये स्थिति इस रूप में देखने को मिलती है। एक एग्जाम्पल और इस के साथ में हम सीखना चाहेंगे। आ उपसर्ग के पश्चात अगर हम लोग आगे बढ़ें तो देखिएगा अ से शुरू होकर आ तक पहुंच गए, और आ के बाद अगर हम लोग उपसर्ग की प्रक्रिया में देखें तो आपके सामने उप और उत, यानी उत अथवा उप के रूप में हम लोग देख सकते हैं। एक उपसर्ग पर हम अध्ययन करना चाहेंगे और वो है उप उपसर्ग। उप का मतलब होता है पास में, या होता है छोटे रूप में,
या विद्यार्थियों यहाँ कह सकते हैं सहायक के रूप में। देखिएगा उप उपसर्ग का अंतिम वर्ण भी अ है, यानी संयोग स्थिति बनेगी और दीर्घ स्वर संधि प्रयोग देखने को मिलेगा, गुण संधि प्रयोग देखने को मिलेगा। इस दृष्टि से उप उपसर्ग काफी महत्वपूर्ण है। देखें जैसे उपहार, उपदेश, उपनयन, उपकार, उपयोग और भी कुछ नए एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं जो कि सारे के सारे संयोग की स्थिति में हमारे सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल देखें तो जैसे उपधन आचार्य, दीर्घ स्वर संधि बन करके बन जाएगा उपाचार्य। वैसे ही उपादेय, उपधन आदेय, या कहें तो उपाध्यक्ष, उपधन अध्यक्ष, ऐसे दीर्घ स्वर संधि के हमें एग्जाम्पल मिलते हैं। काफ़ी सारे प्रयोग मैंने आपके सामने रखे हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो शब्द ही बनाए हैं। अधिक शब्द बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि हम उन शब्दों को ये समझ सकें कि कहाँ पर उप उपसर्ग है, कितने प्रयोग बनाए जा सकते हैं, अभ्यास बढ़ता है। विद्यार्थियों अगर अगली बात करें तो गुण संधि की, तो देखिएगा उपधन इक्षा, तो हमारा शब्द बनता है उपेक्षा। देखिएगा उपसर्ग भी अच्छा, शब्द भी अच्छा, लेकिन मूलतः बनने वाला शब्द अपने आप में जो है सामान्य लोक व्यवहार में अच्छा नहीं है। उपेक्षा करना यानी किसी का अनादर करना। ये तो थे उप उपसर्ग संबंधी जानकारियाँ। देखिए विद्यार्थियों, उप उपसर्ग के पश्चात अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में एक बहुत महत्वपूर्ण उपसर्ग होता है जिसका नाम है उत। उत उपसर्ग के संबंध में बड़ी भ्रांति चलती है विद्यार्थियों के, मैं उसको ठीक करना चाहूँगा। वास्तव में संस्कृत में उद होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हिंदी में ये उद उपसर्ग जो है उत के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात मैंने उत लिख करके उसके कोष्टक में लिखा है उद, और हमें पूरी प्रक्रिया को उत उपसर्ग के रूप में ही इसे समझना चाहिए। देखिएगा फिर से अगर हम गौर करें तो उत का शाब्दिक अर्थ विद्यार्थियों जो है हमें कहना चाहिए कि ये ऊपर के रूप में काम करता है। ये इसका ये मुख्य अर्थ हमारे सामने रहेगा। एक बड़ी जानकारी हमारे सामने यह है कि इस उत उपसर्ग का अंतिम वर्ण त है और त व्यंजन है, यानी कि यहाँ पर संयोग होगा, व्यंजन संधि होगी, लेकिन स्वर संधि की कहीं कल्पना नहीं करनी चाहिए। यानी त संबंधी नियम भी यहाँ पर लागू होगा और व्यंजन संधि का पहला नियम जो था वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन प्रयोग भी देखने को मिलेगा, और वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने वर्ग के पंचम वर्ण में प्रयोग देखने को भी यहाँ मिलेगा। संयोग भी प्रयोग यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए करीबन 9-10 प्रकार के एग्जाम्पल हमारे सामने आएंगे। हम कोशिश करते हैं नए शब्दों के लिए। देखें जैसे उत्कर्ष, संयोग स्थिति, उत्पत्ति या उत्पन्न, ऐसे ये संयोग की स्थिति हमारे सामने आई है। देखिएगा व्यंजन संधि का पहला प्रयोग उद्भव, या स्वर मिला दिया जाए तो जैसे उदय। देखिएगा व्यंजन संधि का दूसरा नियम उन्नति, उन्मेष, ऐसे प्रयोग सामने आएंगे। व्यंजन संधि का तीसरा प्रयोग जो कि त संबंधी नियम था, उसके अनेक सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आएंगे, जैसे उच्च, उज्ज्वल, जैसे उज झटिका, ये एक संस्कृत का शब्द है, उत्तधन झटिका के रूप में चलता है। इसी तरीके से उडयन, ल आने से उल्लेख या उल्लास। देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण एक एग्जाम्पल हमने वर्तनी में भी पढ़ा था, फिर हमने संधि में पढ़ा उसको, और फिर से आज हम लोग उपसर्ग के रूप में उस शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे उच्छ्वास। आप सबकी जानकारी के लिए फिर से बता दें कि ये उत्तधन श्वास जो कि छ में स्वर का लोप हुआ है। देखिएगा इसी तरीके से उद्धृत, आप सबको याद होना चाहिए, उत्तधन ऋत। हम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दें कि उत उपसर्ग के बनने वाले शब्दों की प्रक्रिया कितने रूप में हमारे सामने आई है, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 स्वर सहित घोषवर्ण 9 और एक संयोग 10। यानी कि अधिकतम दृष्टि से देखा जाए तो उत उपसर्ग का प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में संधि की दृष्टि से देखा जाए बहुत ज़्यादा होता है। यानी उत उपसर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए शब्द की शुरुआत उत
उद, उन, उच, उज, उड, उल, उज, उन या उच्च या उद के रूप में देखने को मिलती है। यानी कि जब ऊ से शब्द शुरू होता है और अगला व्यंजन जो है स्वर रहित आता है या उसमें तीसरे वर्ण में स्वर आ जाता है तो हमें उत उपसर्ग की कल्पना करनी चाहिए। देखें, एक प्रश्न बना करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि मुझे इस तरीके से एक प्रश्न दिया जाए, एक क्वेश्चन ऐसे दिया जाए कि उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग उस शब्द में देखेंगे। बहुत आसान है वैसे। मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है सज्जन, या लिख दिया है 19, या हमारे सामने ऐसा आ गया है अनुभव, या हमारे पास में एग्जाम्पल आ गया है उन्नति। वैसे मैंने प्रश्न के आंसर को बहुत ही आसान बनाने का प्रयास किया है, देखिएगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा जो है बिंदु विशेष रूप से रखा गया है। निश्चित रूप से इसमें सज्जन यानी कि ऊ से आरंभ नहीं हो रहा है, इस बात को सामने रखा है। अनुभव में अगर बात आएंगे तो अ और अनु उपसर्ग के रूप में हमें अनु उपसर्ग दिखेगा, यानी कि हम लोगों का ध्यान 19 और उन्नति की तरफ जाएगा। अब हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, हम चिंतन यह कर रहे हैं कि 19 में भी ये ऊ और न स्वर रहित स्थिति मिल रही है और उन्नति में भी ये स्थिति इस रूप में मिल रही है, तो अब हम क्या करें। कई बार प्रश्न सही होता है, ऑब्जेक्टिव सही होता है, पर हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये तो जो है वस्तुनिष्ठता में कहीं कहीं अशुद्धि हो गई है, हम ऐसा भी अंदाज लगा लेते हैं, पर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। 19 का मतलब होता है 1 कम 20। जब 1 कम 20 होता है, अंकों में इसे इस तरीके से लिखते हैं, तो विद्यार्थियों इसका दूसरा शब्द तो बना 20, और 1 कम के लिए हमारी हिंदी का तद्भव का जो उपसर्ग होता है वो है उन। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो ये उन में न स्वर सहित है, यानी कि 19 में उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। और उन्नति की बात करें और संधि विच्छेद करें, जब 2 पंचम वर्ण आते हैं और उसका संधि विच्छेद करना होता है, तो जो प्रथम पंचम वर्ण स्वर रहित है उसे अपने ही वर्ग के हम पहले वर्ण में लाते हैं। ऐसा मैं आपको व्यंजन संधि में सिखा चुका हूँ। तो हमारा एग्जाम्पल आंसर बनता है उत्तदन नति। इस स्थिति में आपका आंसर जो है 4 नंबर बनता है। आरंभिक स्थिति में जब पहले एग्जाम ऑप्शंस को देखा तब लगा कि ये प्रश्न सरल है, और जब 3 नंबर को देखा तब हमें और अच्छा लगा कि ये सरल है। लेकिन जब 2 नंबर इसका जो बिंदु और जब 4 नंबर में से हमें ये निर्णय करना था कि इसमें उत उपसर्ग कौन से में है, तो प्रश्न काफ़ी डिफिकल्ट बनता है। यदि हम थोड़ा सा सोच समझकर इस प्रश्न का जवाब दें और हम लोग ये याद रखें कि उन भी होता है और जिसमें ये न स्वर सहित होता है या उत भी होता है, तो हमें इन प्रश्नों को सरल करने में ज़्यादा समस्या नहीं आती है। उपसर्ग जो मूल 22 उपसर्ग थे उनमें से हमने करीबन 10 उपसर्ग के आसपास अध्ययन कर लिया है। जो शेष उपसर्ग रहे हैं वो हम अगली क्लास में सरल करेंगे।